kematian sarung-ring. इस पुराने गीत को अच्छे से सुन लीजिए और इसके पीछे आ रही डीजल जनरेटर की आवाज़ को भी। 48 साल पहले चलते हैं, 17 अप्रैल 1975। अमेरिका वियतनाम वॉर में बुरे तरीके से हार चुका था और उसका कोई मूड नहीं था किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इंटरवीन करने का। एक तरह से देखा जाए तो ये कम्युनिज्म की जीत थी साउथ ईस्ट एशिया में। यही समय था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। कैपिटल पनोम पेन में आके उन्होंने कहा, दोस्तों कंबोडिया जीत गया, दुश्मन हार गया, अब पूरा देश हमारे हवाले है। इस पार्टी का एक और नाम था खमेर रूस और इसके लीडर का नाम था सलोथ सार, जिसे पोल पोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर खमेर रूज ने 17 अप्रैल को पनोम पेन के वासियों से कहा, चलो गांव चलते हैं, अमेरिका हमला करने वाला है, बस 3 दिन की बात है, फिर हम लौट आएंगे। ऐसा कह के उन्होंने पूरा शहर खाली करा दिया। गेट खुले के खुले रह गए, दुकानें वैसी की वैसी रह गईं। सुनने में ये भी आता है कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ थे उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। पूरे शहर को गांव की ओर माइग्रेट करा दिया गया। जल्द ही लोगों को समझ में आ गया कि उनकी कोई जीत वीत नहीं हुई है, बल्कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी शुरू होने वाली है। लोगों को ये नहीं पता था कि अगले 3 साल 8 महीने और 20 दिन में उनके देश की 1/4 जनता खत्म हो चुकी होगी। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, अब से आपका प्रोफेशन पूरी तरह ख़त्म। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, फार्मिंग, चावल उगाना है आपको। पोल पोट और खमेर रूज के फॉलोअर्स का ये मानना था कि सोसाइटी में सब कुछ बराबर होना चाहिए। इनफैक्ट उनके हिसाब से आपका अपना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कटोरी और चम्मच है जिसमें शाम को आपको कुछ थोड़ा सा खाना पीने को मिलेगा। पोल पोट एक पैरानॉइड लीडर था। उसको लगता था कि उसके ही देश के कुछ लोग उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि CIA के लिए, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। उसका नारा था कि भले ही 1000 बेगुनाहों को मार देना पड़े, पर एक भी गुनहगार, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। तथा कथित सस्पिशियस लोगों की उसने एक लिस्ट बनवाई, प्रॉपर फाइल्स के साथ लिस्ट बनवाई और उनको टॉर्चर करने के लिए सेंटर्स बनवाए, जहां बाद में उनको मार दिया जाता था। उन्हीं में से सबसे फेमस और टॉप सीक्रेट टॉर्चर सेंटर था S21 प्रिजन, जिसको आज हम टुओल स्लैंग जीनोसाइड म्यूजियम के नाम से जानते हैं। इस प्रिजन को 4 भागों में बांटा गया था, सेक्शन A, B, C, D, और हर प्रिजनर का कई एंगल से फोटो लिया जाता था जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर शुरू होता था टॉर्चर और ब्रूटैलिटी का एक खतरनाक दौर। टॉर्चर करने के कई तरीके थे, जैसे महिलाओं के निपल्स पे स्कॉर्पियन को छोड़ देना, सिर में इलेक्ट्रिक वायर्स लगा के इलेक्ट्रिक शॉक देना, एक प्लायर से हाथ और पैर के नाखून उखाड़ना, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि प्रिजनर के हाथ और पैर पीछे से अच्छे से बंधे हुए हों, जिससे वो ज़रा सा भी मूवमेंट ना कर पाए। ये VIP लोगों का प्रिजन सेल था। यहाँ पे एक बॉक्स होता था जिसमें यू हैव टू पू, यू हैव टू शिट इन दिस बॉक्स। ये बेड़ियाँ थी जिनसे बांध के रखा जाता था और ये बेड था। यूरिन करने के लिए एक जार और पॉटी करने के लिए एक मेटल बॉक्स दिया जाता था, और अगर उसमें से कुछ भी लीक हो गया तो उसकी सज़ा थी खुद चाट करके उसे साफ करना।
I just got a chance to make a video of the cell and see how small the cell is. जब टॉर्चर के दिन खत्म हो जाते थे तो प्रिजनर को वहीं गोली मार दी जाती थी। हालांकि मारने के और भी तरीके थे। तो इसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक A, B, C, D। ये ब्लॉक A है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। ये स्कूल बिल्डिंग्स थी, नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग्स जैसे किसी भी स्कूल की बिल्डिंग होती है। ब्लॉक A में बड़े रूम्स थे, उसमें VIP लोगों को रखा जाता था। ब्लॉक B, C और D में छोटे रूम्स थे जिसमें ऑर्डिनरी लोगों को रख के उनको टॉर्चर किया जाता था। दिस इज हॉरिबल। खमैर रूज का ना कोई धर्म था ना ईमान। उन्होंने इंडियन, पाकिस्तानी, ब्रिटिश, चाइनीज़ और बहुत तरह की एथनिक माइनॉरिटीज़ का मर्डर किया। अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, चश्मा पहनते हो या किसी भी तरह की फॉरेन लैंग्वेज बोलते हो तो आपका मरना लगभग पक्का है। मरे हुए लोगों को स्कूल के सेंट्रल प्लेग्राउंड में ही गाड़ दिया जाता था और कुछ समय बाद जब लाशें गाड़ने की जगह नहीं बची, वहाँ से दूर किलिंग फील्ड्स में मारने के लिए ले जाया जाता था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये बार्ब्ड वायर्स यानी कि कांटे इसलिए लगाए जाते थे कि लोग सुसाइड ना कर सके ऊपर से नीचे कूद कर। दिस इज बिल्डिंग B। एक ब्लैक बोर्ड भी प्रिजर्व करके रखा है जस्ट टू शो कि कभी यहाँ पढ़ाई भी होती थी। बेड था जहाँ पे प्रिजनर्स की लाश मिली थी और ये उस लाश का असली फ़ोटो है। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है लेकिन मुझे जाना है किलिंग फील्ड्स में, जहाँ पे यहाँ से प्रिजनर्स ले जाकर वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। क्योंकि वो 6 बजे बंद हो जाएगा, वो यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है, तो मैं भूखा रहना प्रेफर करूँगा। इसी रास्ते पर प्रिजनर्स को ट्रक में भरकर चोइंग एग किलिंग फील्ड्स में ले जाया जाता था। तो होता ऐसा था कि इससे पहले हम जहाँ गए थे टुअल स्लैंग जिनोसाइड सेंटर पे, जो S21 डिटेंशन सेंटर था, वहाँ से हर 2-3 हफ्ते में एक ट्रक भर के आता था जिसमें 50 से 70 प्रिजनर्स रहते थे। कईयों को लगता था कि उनको किसी नई जगह पे मूव किया जा रहा है किसी अच्छे काम के लिए। कईयों को पता था कि उनको मारने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। पूरे कंबोडिया में ऑलमोस्ट 300 किलिंग फील्ड्स थी, 300 किलिंग फील्ड्स, जो उनमें से सिर्फ एक है। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग जो पॉपुलेशन थी कंबोडिया की, उसमें से 3 मिलियन लोग यानी कि 30 लाख लोगों का मर्डर हो गया था इस पोल पोट रेजिम में। ये इमेजिन किया जा सकता है कि उन दिनों में ये हरियाली सुर्ख लाल रंग में बदल जाती होगी। सिर्फ इतनी सी जगह में 450 लाशें मिली थी, सिर्फ इतनी सी जगह में। साधारण से दिखने वाले इस पेड़ पर एक लाउड स्पीकर टांगा जाता था जिस पे खमैर रूज के क्रांतिकारी गाने चलते थे। इसके साथ एक डीजल जनरेटर भी चलाया जाता था जिससे मरते हुए लोगों की चीखें ना सुनाई दें। कितने शांत पार्क जैसा लग रहा है ना। ये जो पाथवे है ये बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर एक लेक है, आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर राइस फील्ड्स थी। कुछ ग्रेवयार्ड्स इस तरफ हैं, कुछ ग्रेव्स इस तरफ हैं। करीब 40 से 50 ग्रेव्स जो हैं वो अभी भी दफन हैं, और गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इनको नहीं निकाला जाए, इनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। बट इमेजिन, इतनी सुंदर, इतनी शांत जगह पे हम अभी चल रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास कितना खूंखार है। ये डाइक बनाई क्यों गई थी? इसलिए बनाई गई थी कि जब ये लेक में बाढ़ आए बारिशों के दौरान, तो यहाँ का एरिया जो है, जो इसके लेफ़्ट साइड में है, उसमें फ्लडिंग ना हो जाए, क्योंकि ये किलिंग फील्ड्स थी।
अगर फ्लडिंग होती तो लाशें निकल कर बाहर आ जाती और उनकी गंध से या उनके विजिबल होने की वजह से पोल पोर्ट की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। ये डरावना है पर ये दिखाना भी ज़रूरी है। ये हड्डियाँ और ये स्कल और दूसरे स्केलेटन के रेमनेंट्स जो 1980 की खुदाई में मिले और कुछ पानी भराने से, बाढ़ की वजह से ऊपर आ गए, कुछ खोद के निकाले गए बाहर। एट सच अ पीसफुल प्लेस। अगेन इतनी सी जगह में 166 मास ग्रेव्स मिली थी विदाउट देयर हेड्स, बिना सिर के उनकी लाशें यहाँ पे मिली थी। आप देख सकते हो कि यहाँ जो स्कल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल विक्टिम्स बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ओल्ड। जिसके सिर पे लाल निशान है वो मेल है, जिसके सिर पे नीला निशान है वो फीमेल है। ये सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किया है। इन रंगों के निशान के हिसाब से हम देख सकते हैं कि किसको क्लीनिंग रॉड से मारा गया है, किसको बेयोनेट से, किसको बुलेट से, किसको टूथ ट्रीटमेंट जिसका किया गया हो, मतलब दांत उखाड़ के निकाल के फेंक दिए हों, या आयरन टूल से या वुडन स्टिक से, या किसको वॉल के अगेंस्ट धकेल कर मारा गया हो। 9 स्टोरीज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टोरी है जिसमें स्कल्स भरे हुए हैं। Look at this. ये सारी ग्रेव्स यहीं पे मिली हैं। इंसानी खोपड़ियों की ये इमारत इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ऐसी परिक्रमा किसी को ना ही करनी पड़े तो अच्छा है। कुछ फूल चढ़ाकर मैंने आंखें बंद कर ली जिससे आंखें बहने ना लगे। 3 साल 8 महीने और 20 दिन तक अखबार, टेलीविजन, करेंसी, रिलीजन सब कुछ बैन था। तथाकथित यूनाइटेड नेशंस ने भी इंटरवीन नहीं किया। आखिर 7 जनवरी 1979 को पड़ोसी वियतनामीज आर्मी ने खमेर रूज को हरा दिया। जब वियतनामीज सोल्जर्स S-21 प्रिजन में पहुंचे तो अलग अलग सेल्स में उन्हें सड़ी हुई लाशें मिली। कुछ 16 से 20 हजार लोग यहां लाए गए, जिनमें सिर्फ 7 लोग जिंदा मिले। इन 7 में से 2 लोग थे, चुम में और बुओ मेंग। बुओ मेंग जिंदा इसलिए बचे क्योंकि वो एक अच्छे पेंटर थे और हर सन की तानाशाह अपनी पेंटिंग बनवाना पसंद करता है। चुम में इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि वे टाइपराइटर सुधारने का काम करते थे। इन्हीं टाइपराइटर्स पर प्रिजनर्स के झूठे कन्फेशंस टाइप किए जाते थे। एग्जाम्पल्स के तौर पे, मैं CIA का एजेंट हूँ, मैं विदेशी ताकतों की मदद कर रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो मेंग और चुम में आज भी यहीं मिलते हैं, हालांकि उनकी आत्माएं बहुत पहले अलविदा कह चुकी हैं। चुम में का कहना है कि उनके जिंदा बचने का यही मतलब है कि वो दुनिया को बता सके उन अनगिनत कहानियों के बारे में, उन माओं के बारे में जो अपने बच्चों से ये कह के गई कि सिर्फ 5 मिनट में आती हूँ, लेकिन वो बच्चे 2 मिनट बाद ही गला रेतने या गोली चलने की आवाज़ सुनते थे और वहीं बड़े हो जाते थे। कहानियाँ उन बच्चों के बारे में जिन्हें 2 दिन की उम्र में हवा में उछाल के आसमान में अनंत काल के लिए भेज दिया गया। उन हड्डियों की कहानियाँ जो आज भी थोड़ी सी बारिश में मिट्टी से लड़के ऊपर आ जाती हैं। कहानियाँ जो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं।
खमेर रूज ने हार नहीं मानी। उसके सपोर्टर्स थाईलैंड बॉर्डर पर जंगलों में छुपे रहे और वहां से कई बार हमले करते रहे। आश्चर्य की बात यह है कि पोल पोट को कभी कोर्ट में किसी ट्रायल को फेस नहीं करना पड़ा। कंपोंग थोम प्रोविंस में 1998 में पोल पोट अपनी नेचुरल डेथ मरा, जहां पर कुछ चंद लोगों ने मिलकर टायरों पर उसकी लाश को रख के जला दिया। S-21 प्रिजन का कमांडर कांग वेक आइव, जिसे डॉइक के नाम से भी जाना जाता था, कई सालों तक फ्री घूमता रहा। आखिर यूनाइटेड नेशंस ने एक जॉइंट स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें खमेर रूज के सीनियर लीडर्स पर केस लगाया गया। उनको कोर्ट में ट्रायल फेस करना पड़ा। इन कोर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैम्बर्स इन द कोर्ट्स ऑफ कंबोडिया नाम दिया गया। कोर्ट में बुओ मेंग ने डॉइक से सिर्फ एक सवाल पूछा कि मुझे बस ये बता दो कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ था। डॉइक ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, और शायद उन्हें किलिंग फील्ड से जाया गया था। अपनी वाइफ की याद में बुओ मेंग ने ये स्केच भी बनाया। डॉइक को 35 साल की सजा दी गई, जो बाद में घटाकर 19 साल की कर दी गई। 10 साल की सजा काटने के बाद 3 साल पहले डॉइक की लंग डिसीज से डेथ हो गई। खमेर रूज के और भी प्यादे हैं जिन पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कुछ को सजा मिली है, कुछ को नहीं मिली है। इन क्रिमिनल्स का ये कहना है कि अगर वो खमेर रूज के ऑर्डर्स को नहीं मानते तो उनकी फैमिलीज को भी मार दिया जाता। क्या इन लोगों के दिए रीजंस को आप जस्टिफाइबल मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की उम्र के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जिससे वो कभी बड़े होकर अपने माँ बाप की मौत का बदला ना ले सकें। बहरहाल श्रद्धांजलि दें ऐसे अनगिनत चेहरों को, उन मासूम आंखों को जो पूछती हैं कि हमारी क्या गलती थी। ये एपिसोड डिप्रेसिंग था, लेकिन ज़रूरी भी था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टिके रहें, क्योंकि कंबोडिया में बहुत कुछ पॉजिटिव बाकी है।